हाँ बच्चों, तो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो इस तरीके से आपसे ये कहना चाह रहा है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी कि आपको दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दे रही है। सकेंद्रीय मतलब होता है जिसका केंद्र एक और लेकिन उसी के ऊपर दो वृत्त बने हो। डायग्राम से बताऊंगा मैं आपको भी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई वृत्त है, सर्कल है, सपोज ये है छोटे वाला ऐसा मान लो, ठीक है, और एक बड़ा और बना लो। दोनों का केंद्र एक है, सकेंद्रीय मतलब कॉन्सेंट्रिक, यानी दोनों का सेंटर बिंदु एक हो। ये सेंटर, ये केंद्र होता है। यहां से ये है 3, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, और यहीं से ये है 5। ये ध्यान देना है, ठीक है। यहां से लेके ऐसे मैं आपको एरो का साइन बना देता हूँ। ये है 5 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहाँ तक, समझ पा रहे हो? इसे बोलते हैं सकेंद्रिक। जब भी बात है इसका मतलब ये है केंद्र एक होगा लेकिन उसके ऊपर दो वृत्त होंगे। उसका नाम क्या होता है? सकेंद्रीय यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल। छोटे वाले की 3 और बड़ी वाली 5 है। कुछ नाम दे दो, O A B नाम दे देंगे, ठीक है। चलो अब कुछ बातें लिख देते हैं जो जो अपन ने माना था। अपन ने क्या माना? लेट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। माना दो सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है। एक लाइन तो ये लिख दी अपन ने, ठीक है। दूसरी लाइन है हमने रेडियस मानी है इसकी, ठीक है। तो दूसरी बात वो भी लिखो, लेट OA एंड OB आर टू रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब माना OA व OB दो त्रिज्याएं हैं। हर बात अपन को लिखनी है, स्टेटमेंट जरूरी है। OA और OB दो त्रिज्याएं हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, अब हमें उसने क्या पूछा कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल विच टचेज ऑफ स्मॉलर, जो इस छोटे वाले को टच करे। अब हमें देखो, मैं आपको कुछ कॉमन सेंस बताता हूँ, नॉलेज कराता हूँ। ये सर्कल होता है बच्चे, ये उसका केंद्र बिंदु होता है, ये हमेशा कॉर्ड होती है, जीवा होती है। ये ध्यान रखना, यानी कि किसी भी सर्कल की केंद्र बिंदु के नीचे होना चाहिए। ये कैसे भी हो सकती है, ये चाहो ऐसे भी हो सकती है, ये भी जीवाई होती है, इधर भी जीवाई होती है, वो किधर भी खींच दो, चाहे ऊपर भी जीवाई होती है। बस ये ध्यान रखना कि सेंटर से नीचे हो। वो सारी जीवाई वो थोड़ी सी ऊपर भी हो सकती है, यहाँ तक भी हो सकती है, लेकिन उससे बीच वाला केंद्र सेंटर से नीचे होनी चाहिए, ठीक है, वो जीवा होती है। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है कि अभी हमें निकालना है उबेनिस्ट कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड, मतलब इन दोनों छोटे वाले को टच करे और बड़े वाले की जीवा भी कहला दे, बड़े वाले की कॉर्ड भी कहला दे। ऐसा मान लो कि ये अगर मैं खींच दूँ यहाँ, मैं चाहता तो यहाँ भी खींच सकता था। 1 मिनट के लिए मैं आपको समझाने के लिए इजी पड़े, ये सपोज ये खींच दी मैंने, ठीक है। इसका मतलब ये बड़े वाले के लिए, एक बार छोटे वाले को मत देखो, तो बड़े वाले के लिए जीवा है, कॉर्ड है, और छोटे वाले को टच भी कर रही है। यही उसने कहा था कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वाले को टच करे, उस कॉर्ड की लंबाई ज्ञात करनी है अपन को। तो एक काम को इस डायग्राम में अपन थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। अगर इधर बना दिया तो ये जो 3 सेंटीमीटर रेडियस है ना, ये एक बात बताओ, इधर भी तो 3 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। ये भी तो रेडियस ही है 3, ये 3 सेंटीमीटर हो गई। और बड़े वाले को इसको यहीं से आगे बढ़ा दो, ठीक है, इसको यहीं से बढ़ा दो, चाहे इधर खींच दो। तो मैं आपको बहुत आसान सा डायग्राम बनवाता हूँ, बहुत इजी पड़ेगा आपको समझने में, ठीक है। हालांकि ये भी सही है, अब समझना। ये बड़े वाले की, ये लो, ये 5, देखो छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर ये हो गई, बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर है ना, वो यहाँ से लेके ये हो गई। तो OA और OB दो तो त्रिज्याएं होगी, OB तो हो गई छोटे वाले की और OA हो गई बड़े वाले की, ठीक है। ये दो त्रिज्याएं होगी, रेडियस हो गई, समझ पा रहे हो? ये 5 है, ये 3 है। और अब उसने हमसे क्या पूछा, इसको सपोज कोई नाम दे दो, ABC दे दो। हमें फाइंड करना है AC की लेंथ, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड AC ज्ञात करना है। क्या लिखोगे? जीवा AC की लंबाई, जीवा AC की लंबाई अपन को फाइंड करनी है। अब देखो A से लेके C की लंबाई कैसे निकलेगी? इस डायग्राम को अपन अगर देखें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये AOB एक त्रिभुज है, ट्राइंगल तो है कि यार इसके अंदर ये 5 है, ये 3 है,
ये इजीली निकल सकता था। अगर ए भी निकल जाए तो फिर कुछ BC का भी कुछ जुगाड़ हो जाए। इसका मतलब यहाँ पर एक थ्योरम काम करेगी, ध्यान रखना। मैं ये लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू थ्योरम या प्रमेय जिसे बोलते हैं 13.1। जल्दी मैं आपको प्रमेय भी प्रोवाइड करा दूंगा, इसके अपन एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रमेय 13.1 के अनुसार, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे इसके रीजन लिख देंगे। तो वो थ्योरम है बच्चे, टेंजेंट ड्रॉन एट अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट is perpendicular to the radius through the circle through the point of contact। ये ध्यान रखना। ये 13.1 आपको देखो एग्जाम के अंदर इतना सा लिख के मत छोड़ना कि 13.1 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू 13.1 नहीं, पूरा लिख के आना है कि टेंजेंट ड्रॉन एट ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि हिंदी वाले बच्चे यहाँ लिख देंगे किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। ये आपको सभी बच्चों को शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा बकायदा एग्जाम के अंदर सॉल्यूशन पूरा लिख के आना है कि टेंजेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल है या फिर छोटे वाला एक सर्कल है। ये छोटे वाले सर्कल को देखो, ये रहा सर्कल। अपने क्या कहा कि कोई भी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु सपोज यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु है, यहां से इसके ऊपर कोई भी टेंजेंट खींच दी तो वो इस सर्कल के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है। बस हमें यही चाहिए था और बहुत बड़ी चीज आ गई। अगर यहाँ 90 डिग्री है बच्चे, तो ये जो ट्राइंगल है OAB ये कैसा बन गया। और दूसरी बात, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये इस AC का बिल्कुल बाइसेक्टर है। सर इसको ये क्या कर रही है, इसको AC है ना जो A से लेके C तक है, ये जो OB खींची जा रही, जो अब हमें साबित हो गया कि परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है। इसका मतलब ये गारंटी हो गई कि AB है उतना ही BC है, क्योंकि ये इसको समद्विभाजित करेगा परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों सर्कल का केंद्र बिंदु क्या है, सेंटर क्या है, एक है। तो इसका मतलब जितना AB होगा उतना ही BC होगा। तो लिख देना अर्थात, हिंदी वाले बच्चे अर्थात, इंग्लिश वाले इट मीन्स OB परपेंडिकुलर AC, OB परपेंडिकुलर AC पर है, या ये भी लिख सकते हो कि जितना AB है उतना ही BC है। ये दोनों बातें वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बात किसने दी, ये इस थ्योरम के अनुसार हो गई बात। अब सुनना, अगर इतना हमारे पास आ गया तो आप ये सोच रहे होंगे अगर AB की वैल्यू आ गई तो उतनी BC होगी, दोनों को जोड़ देंगे तो AC की लंबाई आ जाएगी। हमें AC तो चाहिए, वेरी इजी। अब हमें ये पता चल गया कि जो ये ट्राइंगल है ना बच्चा, इन ट्राइंगल OAB हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे त्रिभुज OAB में ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे कि यहाँ अगर 90 डिग्री है तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में याद करो, जैसे ही समकोण त्रिभुज की बात आती है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है, उसमें लगता है पाइथागोरस। वेरी गुड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस किसमें लगता है, जो ट्राइंगल राइट एंगल हो, 90 डिग्री हो। तो ये राइट एंगल है तो इसका मतलब पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस का मतलब ये तो हो जाएगा कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस यानी कर्ण होती है। तो ये तो हो गया कर्ण, ठीक है। और ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये हो गया बेस यानी कि आधार। समझ पा रहे हो, ठीक है। अब लिख देना अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी वाले बच्चे लिख देना पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पूरी एक ही लाइन में लिखना है त्रिभुज AOB में और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। देखो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जितना OA का स्क्वायर होगा, यानी कर्ण हाइपोटेनियस है, बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये कौन कहता है, पाइथागोरस। OA कितना है, 5 का स्क्वायर। AB कितना है पता नहीं, AB तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। OB का स्क्वायर क्या है, OB है अपने पास 3 का स्क्वायर।
देखो बच्चे ये हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ए बी स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 25 और 9 इधर आ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के बराबर ए बी स्क्वायर। आसानी से ये सोल्व हो गया, बच गया 16, तो ए बी स्क्वायर, यानी कि अब ये जो 16 के ऊपर लग जाएगा रूट, क्योंकि ए बी स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर इधर आगे लग जाता है रूट में, तो 4 सेंटीमीटर ए बी की लेंथ आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट, आधा आंसर आ गया। हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए। अब देखो, अब देखना, देयरफॉर अतः, हिंदी वाले बच्चे अतः ए सी बराबर, हमें क्या फाइंड करना है, ए सी तो फाइंड करना, ये रहा है ना ए सी। हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, समझ पा रहे हो, ए बी प्लस बी सी। और देखो अपन ने ये पहले कह दिया कि जितना ए बी है उतना ही बी सी है, यहाँ लिख दो इक्वेशन 1, पूरा मैं सिस्टमेटिक ढंग से करवा रहा हूँ आपको। यहाँ जो पीछे जाना वापस, और यहाँ क्या लिख के आ जाना, समीकरण 1। इसका मतलब फिर आ जाओ ए सी बराबर, हमें हमारे पास क्या निकल के आ गया सोल्यूशन, हमारे पास ए बी निकल के आ गया। तो एक काम करो, ए बी को तो ए बी रहने दो और बी सी को भी ए बी मान लो। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 कहता है कि जितना बी सी है उतना ए बी है, और हमारे पास ए बी है बी सी नहीं है, तो हम तो बी सी को गायब करेंगे और बी सी की जगह भी लिखेंगे। ठीक है, तो देखना इसके नीचे ए सी बराबर, ए के बी रे के बी 2 ए बी, तो ए सी बराबर, इसके नीचे करवा रहा हूँ, मुझे थोड़ा एडजस्ट कर लेना है ना, स्पेस की कमी है। तो ए बी बराबर 2 इंटू ए बी मतलब 4, भाई ए बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। और सुनो मेरी बात, यहाँ जो अपन ने ए बी लिखा है यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 से यहाँ लिख देना इसे। क्यों, क्योंकि अपने बी सी को ए बी माना है ना, इसलिए पूरा सिस्टमेटिक ढंग से आंसर हो गया। लेकिन ध्यान रखना, ये आंसर कतई नहीं आता अगर हमें 13.1 की थ्योरम जो है ना, ये बात नहीं लिखते, ये लिखी तब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि लंब हुआ, फिर हमने पाइथागोरस लगाया। तो इस तरीके से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो गया।